आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्य और मेरे साथ मानसी दवे मुंबई स्टूडियो से और अभिषेक हमारे नोएडा स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। बाजार में भारी गिरावट, लेकिन अगले 1 घंटे में हम आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले 2:35 पर हमारे मेहमान आपके लिए क्लोजिंग कॉल्स लेकर आएंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियंस। 3 बजे मार्केट सेट 3 हमारा खास सेगमेंट मूवर्स एंड शेकर्स मार्केट में कौन से है उस पर नजर डालेंगे। 3:15 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड और उसके बाद 3:20 पर कल के सत्र के लिए कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन बाजार की सबसे पहले बात करें तो भारी गिरावट, 250 अंकों की गिरावट के साथ 24,000 के नीचे निफ्टी फिसलता हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी है। 600 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 51,550 के आसपास और सेंसेक्स 1000 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस आज के ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। फार्मा शेयरों में कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिसके चलते तेजी है, लेकिन उसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड भारी गिरावट। डॉक्टर रेड्डीज 4% ऊपर, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल। सिप्ला, बीपीसीएल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज अच्छी तेजी दिखी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल जैसे सभी स्टॉक्स 2 से 4% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में बाजार में क्या स्ट्रैटेजी बनाए और कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, अभिषेक बताएं। अशीषा, देखिए बाजार में आज चौथे सत्र की कमजोरी जरूर है, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा पॉजिटिव्स खोजनी चाहिए। और आज के सत्र में अगर हम पॉजिटिव खोजें तो ये है कि जिस गैप के साथ बाजार खुला फिर थोड़ा सा ऊपर भी आया, करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आई है। और अच्छी चीज आज देखिए रेंज में रहना ना आज अच्छा माना जाएगा। आज मोटा मोटी 125 अंकों के आसपास की निफ्टी की रेंज रही है। तो आप हम देख रहे हैं कि फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी है, जैसा कि आप बता रही हैं कि फार्मा इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स है जहां पर बढ़िया तेजी पर कारोबार हो रहा है। अजंता फार्मा और डीवीज को अगर हम छोड़ दें तो निफ्टी फार्मा के सभी शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। एक जो डैमेज हुआ था शुरुआत में वो था आईटी के चलते। आईटी शेयर अभी भी नीचे है, लेकिन अगर आप कुछ शेयरों को देखेंगे ना तो रिकवरी लोअर लेवल से काफी अच्छी हो रही है। जैसे विप्रो के शेयर को एक बार लेकर आइए, आप इंट्राडे में देखिए, लोअर लेवल से करीब 3.5 से 4% के आसपास के रिकवरी विप्रो का शेयर दिखा चुका है और बाकायदा हरे निशान में आकर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर हम इन्फोसिस की बात करें, रिकवरी वहां पर भी है। टीसीएस में भी लोअर लेवल से रिकवरी, विप्रो देखिए हरे निशान में लौट आए हैं, तो एक अच्छे साइंस हैं। हालांकि जो बड़े स्टॉक्स हैं, रिलायंस आज आपको कमजोर दिखेगा, गिरावट करीब 0.25% के आसपास की है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, ये शेयर कमजोर है और निश्चित तौर पर प्रेशर बना रहे हैं। दिसंबर में पहली बार आईसीसी बैंक का शेयर 1300 रुपए के नीचे गया है और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1800 रुपए के नीचे जाकर ये कारोबार कर रहा है। तो वहां पर डैमेज जरूर है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग शेयर, ईएमएस वाले शेयर, डिक्सन टेक को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो भी शेयर हैं, सिरमा एजीएस हो गया, एम्बर हो गया, केन्स टेक हो गया, ये सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इंडिया विक्स, शुरुआत में हमने देखा कि 15.5 के आसपास का लेवल हो गया था इंडिया विक्स का, लेकिन इंडिया विक्स कूल डाउन हुआ है और इस वक्त ऑलमोस्ट 0.25% के गेंस के साथ 14.5 के आसपास कारोबार कर रहा है और बाजार को थोड़ा सा स्थिर रखने में इंडिया विक्स की गिरावट ने भी मदद की है। तो थोड़ा सा रिएक्शन शार्प था शुरुआत में और आज हम बाजार खोलने से पहले हमारे एक्सपर्ट थे अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़े थे अमेरिका से। उनका ये कहना था कि अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा ना ओवर रिएक्शन टाइप की स्थिति दिख रही है और अगर आप डाउ फ्यूचर्स को भी देखेंगे तो शायद उनकी बात पर आपको यकीन भी होगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब अब 150 अंक ऊपर आकर कारोबार कर रहा है कल की 2.5-3% के आसपास की गिरावट के बाद। तो नेगेटिव जरूर है, 4 सत्र में बाजार गिर जरूर गए हैं, लेकिन क्या यहां से और गिरेंगे? एक सत्र लगेगा कंफर्मेशन आने में और शायद हो सकता है कि एक बढ़िया सपोर्ट जोन, एक बढ़िया बाई जोन आपको बाजार में मौजूदा स्तरों के आसपास ही मिलता हुआ दिखे। आज अगर आप देखेंगे डिवीज में 4-5% के आसपास की उछाल है और बाजार खुलने से पहले ही आपको अवनी भट्ट ने शेयर बताया था ट्रेड करने के लिहाज से और उसमें बेहतरीन हम आज के सत्र में तेजी देख रहे हैं। तो डिवीज लैब क्यों चढ़ा है इसके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट को पहले जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल शाह हैं और अक्षय भागवत हैं, 2 एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया
स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। शुरुआत अक्षय जी आपसे करेंगे। अक्षय जी, क्या लगता है आज के आंकड़ों को देख के, आज के चार्ट को देख के, क्या जो पिटाई थी वो डन है या फिर थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना हो तो? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो वीकली एक्सपायरी डे और हर वीकली एक्सपायरी का एक अलग ही फ्लेवर हमेशा देखने को मिलता है। 2 हफ्ते पहले देखे तो बहुत ही बड़ी वोलेटिलिटी का बाउट हमने देखा, इंट्राडे स्विंग देखा 400-500 पॉइंट का। और आज अगर आप देखें तो खुला 300-350 पॉइंट नीचे, बट उसके बाद एकदम सपाट होके आज पूरा ऑप्शन राइटर्स के फेवर में दिन जाता हुआ दिख रहा है। सेटअप थोड़ा सा बिगड़ा है आज, क्योंकि हमने गैप डाउन जो किया है उसके चलते 24,200 जो एक सपोर्ट था उसको ब्रीच करा है। 23,850 एक टेम्परेरी सपोर्ट है बाजार का, जिसको पकड़ के आज हल्का सा ओपनिंग के बाद हमने रिकवरी देखी है। तो सपोर्ट इतना कुछ स्ट्रांग है नहीं। अगर हल्का सा कल अंतरराष्ट्रीय बाजार के चलते रिकवर भी कर जाता है तो आज का जो गैप डाउन था उसे फिल करने को 24,200 तक ज्यादा से ज्यादा आपको गेंस दिख सकता है। बट कोई भी स्ट्रेंथ बाजार में वापस लौटनी है या मोमेंटम स्टेबिलिटी चाहिए तो पहला कंडीशन है बाजार का कि 24,200 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो फिलहाल जो सेटअप है फिलहाल नेगेटिव है। अगर 23,850 ब्रेक करे तो वापस जो नवंबर लोज थे 23,300 वो रिटेस्ट होने का शॉर्ट टर्म में एक डर हमेशा बना रहेगा। तो नेगेटिव आउटलुक के चलते मैं कहूंगा थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिंग मार्केट है, बाय एट सपोर्ट 23,800-850 और सेल नियर 24,200। ये ट्रेडिंग रणनीति बना के आप चले अगले 2-3 दिन के लिए, ये हमारी राय रहेगी। इंडेक्स स्पेसिफिक किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये राय तो हमें मिल रही है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे इंडेक्सेस में हम देख रहे हैं कि एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है, लेकिन आज सुबह ही जब आपके साथ हम जुड़े थे हमने आपको बताया था कि बड़ा ट्रिकी मार्केट है। देखिए, इनके पास पूरे की पूरे खबरें थी, पूरे के पूरे नेगेटिव सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट्स थे के साथ के पास से थे। अगर बाजार को गिरना ही था तो बहुत ज्यादा भी गिर सकता था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द सेशन बाजार ने रिकवरी भी अटेम्प्ट की है। माना कि हम 300-350 अंक गिरकर एक बार 23,900 के नीचे भी गए, लेकिन 23,900 से 24,000 ये एक रेंज है और इसी रेंज में बाजार आज दिन भर क्लियरली जो है कह सकते हैं कि एक रेंज में खेलता हुआ या टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। 23,900 के नीचे अगर हम जाते हैं, 23,800 के नीचे जाते हैं तो फिर डाउन साइड जो है मेजर डाउन साइड विजिबल होगी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो बाजार के सेंटिमेंट्स ग्लोबल के साथ अगर आप जोड़ेंगे और कंपेयर करेंगे तो उतने भी खराब नहीं नजर आ रहे हैं जितने होने चाहिए। आज सुबह यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था और उसके ठीक बाद पूरे के पूरे आसार थे कि बाजार में बड़ी गिरावट दिख सकती है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे इसे। क्लियरली हम देख रहे हैं निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन है और एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी भी होनी चाहिए और सारे के सारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव जरूर हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक। इनफैक्ट ये एक मौका है और इस मौके को मानकर चलना चाहिए। एक्यूमुलेशन के साइंस से समझना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और नए साल की शुरुआत में पहले 2 हफ्ते जो हैं वो आपके लिए क्लियरली एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने को मिलेगा। उसके बाद वापस से ग्लोबल मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से सेंटिमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो क्लियरली यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिहाज से अगर आप देखें पोर्टफोलियो क्रिएट करने का इसे एक मौका जरूर समझना चाहिए। अक्षय से ही जान लेते हैं। अक्षय, आपने इंडेक्स पर तो एक नजरिया आपने बताया, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आज के लिए आपकी क्या होगी? जी देखिए, तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है आज, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। क्लैरिटी फार्मा सेक्टर में है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी स्थिरता दिख रही है। काफी सारे फार्मा के काउंटर्स में हमने आज मोमेंटम गेन करते हुए देखा है। तो यहाँ पे मेरा चॉइस जो है आज ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेशन बाय की तरफ है, वो सन फार्मा है। सन फार्मा का आप प्राइस सेटअप देखें तो गए 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, एक रेंज के दायरे में अभी तक सीमित है। अभी पोटेंशियली एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक, एक्यूमुलेशन जोन में है और बाकी के फार्मा स्टॉक्स चल चुके, कहीं ना कहीं सन फार्मा अभी भी एक लैग इफेक्ट है उसमें। तो मैं मान के चल रहा हूँ इसमें आपको जल्दी ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके चलते आपको 1872 और 1897 ये 2 टारगेट जल्दी बनते हुए दिखेंगे। तो ये टारगेट के लिए आपको बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1782।
फार्मा एकमात्र सेक्टर है जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावट हाथ लगी है रियल्टी स्पेस में। उसी के साथ साथ आईटी सेक्टर भी आज डाउनफॉल देख रहा है। ये डाउनफॉल जो है ग्लोबल सेंटिमेंट से भी ये कह सकते हैं कि नैस्डैक का इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि आईटी सेक्टर पर पड़ता हुआ दिखा है। मेटल, स्पेस, एनर्जी, ऑटो और साथ ही बैंकिंग क्षेत्र यहाँ पर बिकवाली है, लेकिन फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक ये स्पेस हैं जो कि बाजार को डिफेंसिव के तौर पर आज संभाल रहे हैं। और सन फार्मा इस वक्त अक्षय भागवत की तरफ से उनकी पसंद 1872, उसके बाद 1897 1897 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप पर भी एक नजर होनी चाहिए। बेंचमार्क्स के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट कम इस वक्त नजर आ रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर ज्यादा मिल रहे हैं। हमारे साथ शेर खान के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह भी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, बताएं आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे, बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली मार्केट्स अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से आज गैप डाउन ओपन हुए हैं, ये वोलेटिलिटी आगे जाके भी रहेगी। मैं कहना चाहूंगा कि जो एंटायर डाउन ट्रेंड है वो अभी भी कंटिन्यू है। निफ्टी का जो 26,200 से हमने जो फॉल देखा था और जहाँ पे हमने 23,200 300 पे सपोर्ट लिया था, एक पुल बैक था जो 24,700 तक मार्केट को लेके गया और वापस हम लोअर एंड की तरफ जाएंगे। तो मेरा अप्रोच सेल का ही रहेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली मार्केट ने स्टेबिलिटी बताई है गैप डाउन के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मा और आईटी ने सपोर्ट किया मार्केट को। बट मुझे लग रहा है कि अगर पुल बैक भी आता है 24,200 300, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। अगर पुल बैक आता है तो आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। मैं वापस लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट के लिए 23,800 तक के। 23,825 ये निफ्टी का 200 डीएम है और ये अगर टूट जाता है तो फॉल और भी एग्रीवेट हो जाएगा, जो मार्केट को 23,300 के लेवल तक वापस लेके जा सकता है। सो आप दो तरीके से इंडेक्स को खेल सकते हैं। एक, अगर आपको बाउंस मिलता है 24,200 300 तक तो उसको यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। अगर हम नीचे में 23,800 तोड़ देते हैं तो आप वहां पे भी फ्रेश सेल कर सकते हैं 23,950 का स्टॉप लॉस रख के, और लोअर एंड पे आप वापस 23,400 300 के लेवल्स देख सकते हैं। सो आइदर वे सेल साइड पे खेलना है, या बाउंस आता है तो वहां सेल करिए, या और भी गिरावट आती है 23,800 के नीचे जो उसका 200 डीएम है वो तोड़ता है तो आप वहां पे भी सेल कर सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी वीकनेस काफी है एंड मुझे लगता है वीकनेस अभी भी परसिस्ट रहेगी। इनफैक्ट बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर था जो थोड़ा स्टेबल रहा था एंड मुझे लगता है अभी लीडर बैंक निफ्टी बनेगा ये फॉल में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम जाएगा। बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। 52,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है अभी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू रहेगा, आप करंट लेवल से भी बेच सकते हो, थोड़ा बहुत बाउंस आता है तो भी यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। 52,500 का एक स्टॉप लॉस रखे डाउन साइड पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी अपने 200 डीएमए को टेस्ट करने आएगा जो है 50,500, और अगर वो भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल सीधा 49,000 का आता है। तो मैं कंस्ट्रक्टिवली बैंक निफ्टी पे भी बेरिश हूँ, पुल बैक भी यूटिलाइज करें सेल करने के लिए डाउन साइड पे। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक के आइडियाज है, यहाँ पे मेरा एक बाय और एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। जो बाय रिकमेंडेशन रहेगा वो फार्मा स्पेस में से रहेगा। जैसे कि हमने देखा है फार्मा एज एन इंडेक्स ने हमें ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पे मेरा बाय रहेगा नाटको फार्मा पे। स्टॉक ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, वहां से जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, वहां से स्टॉक ने हमें एक ब्रेकआउट दिया था। वो ब्रेकआउट के बाद हमने वापस एक फॉलो अप मूव देखा है स्टॉक में। सो मुझे लग रहा है नियर टर्म बेसिस पे ये स्टॉक 1525 1550 के लेवल्स बता सकता है। सो नाटको फार्मा आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 1415 का स्टॉप लॉस रखना है आपको डाउन साइड पे। जो सेकंड ट्रेड रहेगा मेरा, वो है सेल साइड पे, और स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। ऑलरेडी हमने देखा है स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ से वीकनेस और भी परसिस्ट हो सकती है स्टॉक में। मुझे लग रहा है स्टॉक अपने जो रिसेंट स्विंग लो बनाया था वो भी तोड़ देगा। सो यहाँ पे आप सेल की सलाह रहेगी। 1610 का स्टॉप लॉस रखना है अप साइड पे, और डाउन साइड पे मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो है 1550 और 1540।
कॉल खरीदारी की, एक कॉल बिकवाली की। बजाज फिनसर्व में बिकवाली की रणनीति 1550 के टारगेट्स डाउन साइड में नजर आ सकते हैं। एंड अगेन कुणाल की भी रेडार पर फार्मा स्पेस और नेटको फार्मा पर खरीदारी की राय। 1525 के टारगेट, उसके बाद 1550 तक जाने का भी दमखम नेटको फार्मा में। इंडेक्स वाइज कुणाल का भी और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का इनफैक्ट ये कहना है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो क्लियरली बाजार ऑन दी फेस ऑफ इट जैसा नजर आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको कोई भी स्टांस या कोई भी पोजीशन लेनी होगी। रेंज में है बाजार और इसीलिए डाउन साइड जो है वो ज्यादा विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। 23,870 तक हम नीचे गिरे हैं और 24,000 के लेवल्स को हमने ऊपर टच किया है। तो क्लियरली एक छोटी सी रेंज में बाजार आज फंसता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स ये वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और यहां से अगर 23,850 के स्तर को हम तोड़ते हैं तो फिर 23,800 और उसके नीचे के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं किस तरफ या किस करवट इस वक्त बाजार की क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग इन पर्टिकुलर होती है। लेकिन इसके अलावा तेल गैस शेयरों में हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। अक्षय, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की अगर बात करें, आज देखिए चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल 3 से 5% तक भाग गए हैं। बीपीसीएल, आईपीसीएल दोनों ही स्टॉक्स में, बीपीसीएल, आईओसी इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स में हमने ऑलमोस्ट 2-2.5% के गेन्स देखे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में चेन्नई पेट्रो को अगर देखें, जबरदस्त मजबूती यहां पर नजर आ रही है। चलिए, न्यू पोजीशंस के लिहाज से तो कॉशियस आउटलुक रहेगा, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? जी, आज थोड़ी सी रिकवरी जरूर है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। फिलहाल जिस तरीके का सेटअप है बहुत सारे स्टॉक्स में अभी तक ये एक पुल बैक रैली ऐसे मैं अनुमान कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत नहीं बन पा रहे हैं। इसमें अगर आपको स्टॉक्स में चुनना है तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये सबसे बेहतरीन स्टॉक रहेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें आप थोड़ा सा बाय एंड होल्ड की भी स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। यहाँ पे एक क्लैरिटी है क्योंकि ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले हमने देखा था। इसके बाद वही सपोर्ट को टेस्ट करके आज एक पॉसिबल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न अभी तक बनता हुआ दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मोमेंटम कैचअप हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ। तो कुल मिला के जिस तरीके का सेटअप है 435 से 440 ये दो टारगेट एरिया के लिए जल्द ही चलेगा हिंद पेट्रो, ये मेरा मानना है। तो उसके चलते आपको करंट रेट पे बाय कर सकते हैं। आज का डे लो करीबन 387 के आसपास है, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और बाय करने की सलाह रहेगी। तो ऑयल एंड गैस में बाउंस बैक जरूर है, पर इसमें एचपीसीएल ये स्टॉक का चुनाव करें आप बाइंग के लिए, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। मार्केटिंग कंपनीज में बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद तेजी दिखी है और एचपीसीएल पर अक्षय का नजरिया काफी पॉजिटिव इन लेवल से और ऊपरी स्तर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में आज भारी बिकवाली आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो एलटीआई माइंट्री 5.5% नीचे, एम्फोसिस, टीसीएस, इन्फोसिस सभी स्टॉक्स में 1.5 से 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन याद रखें, आज एक्सेंचर के पहली तिमाही के नतीजे शाम को आएंगे। अनुमान लेकर अनीशा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीशा, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस है एक्सेंचर के नतीजों से और उसके चलते भारतीय आईटी कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट दिखेगा? जी हाँ, आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आज प्रेशर में है बिकॉज ग्लोबल हैंडओवर वीक रहा है। नैस्डैक यूएस फेड डिसीजन के रेट कट के बाद काफ़ी लोअर था, तो उसका इम्पैक्ट रहा है। बट सेकेंडली स्ट्रीट वॉच आउट कर रही है कि एक्सेंचर के नंबर कैसे रहेंगे एंड उसके चलते भी थोड़ा सा स्ट्रीट नर्वस है। अगर नंबर की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स बिलीव कर रहा है कि Q1 में एक्सेंचर का 5% ईयर ऑन ईयर कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ रहेगा। एक्सपेक्टेशंस मॉडेस्ट साइड पे है बिकॉज इस क्वार्टर में गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा लोअर था, इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज थे, स्पेंडिंग को लेके कंपनीज भी साइडवेज थी क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। फॉरेक्स रिलेटेड हेडविंड्स रहे, तो इसके चलते Q1 का नंबर हो सकता है थोड़ा वीकर रहे, बट इसको अपसाइड रिस्क रहेगा। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंपनी का कमेंट्री क्या है Q2 को लेकर, पूरे साल को लेकर, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। Q2 के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 4 to 6% कॉन्स्टेंट करेंसी का ग्रोथ गाइडेंस आएगा। एंड इवन फुल ईयर की बात करें तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंपनी अपना जो गाइडेंस है वो रीआइट्रेट करेगी। काफ़ी बड़ा रेंज दिया था उन्होंने 3 to 6%, तो अगर उसमें थोड़ा नैरो इन होता है, अगर थोड़ा कंसोलिडेट होती है गाइडेंस, तो वो भी बेहतर रहेगा स्ट्रीट के लिए। ओवरऑल कमेंट्री रिगार्डिंग बुकिंग्स, आउटसोर्स बुकिंग्स एज वेल एज कंसल्टिंग बुकिंग, जेन एआई पिक्चर, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए एक्सेंचर की अर्निंग्स में से।
ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि एक्सेंचर अपनी गाइडेंस मेंटेन करेगी, लेकिन इसके बावजूद कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पर भी दिखाई देगा। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और आईटी सेक्टर पर ही आपका नजरिया लेना चाहूंगी। कोविड में एक बड़ा बूम दिखा था, उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते डिमांड आउटलुक कमजोर रहा, जिसके चलते आईटी स्टॉक्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा। हाल फिलहाल में थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी थी, लेकिन अब अगले 3 से 5 साल के नजरिए से देखें तो आईटी सेक्टर पर आपका क्या व्यू बनेगा? तो देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको धीरे धीरे निवेश करने की। क्यों? इसके एक दो कारण है। बहुत समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था सेक्टर, और आप अगर निफ्टी आईटी देखो तो करीबन 43,000 पे ही बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा था। फिर रिकवरी दिखा के आप वापस एक छोटा मोटा करेक्शन इसमें देख रहे हो। और सिमिलर केस आप अगर बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी देख लो तो करीबन 40,000 से 46,000 जाके अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। लेकिन देखिए, जो यूएस में इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए हम लोग वेट कर रहे थे वो हो चुका है। अब आगे चल के आज जो मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए तो बहुत अच्छे साबित हो गए, ये तो सही है। अब ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छा हो नहीं हो ये तो बात की बात है, लेकिन अपने देश के लिए वो अच्छे होने वाले हैं। और वहां पे अगर आईटी रिकवरी आती है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारा ऐसे काम होता है जो यूएस कंपनी से इंडियन कंपनीज आपको आउटसोर्स मतलब सोर्सिंग करके फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है कि एक वन ऑफ द सेक्टर्स है, मेरे तो टॉप पिक सेक्टर्स में है अभी भी। तो आप अगर सेक्टर वाइज भी अगर पूछो तो मुझे आज भी बीएफएसआई, फार्मा और आईटी ये तीनों के तीनों अच्छे लग रहे हैं। और जो एक दो दिन की जो हलचल है, मेरे हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपको इसको लेना होगा। एक बार बराबर 1 महीना बचा है, 20 तारीख जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, उसके बाद में वापस एक थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है कि आईटी आपको एक कंसिस्टेंट रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, तो विवेक को लगता है कि बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, आईटी, फार्मा ये सेक्टर अच्छे हैं। तो अगर बैंकिंग, फार्मा और आईटी अगर अच्छे रहेंगे तो फिर बाजार बुरा नहीं रहेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि वेटेज के लिहाज से ये 3 बड़े सेक्टर हैं। ठीक है, बढ़िया। कुछ और शेयर भी पूछने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार में 1% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में स्थिति उतनी खराब नहीं है। वो आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देख के समझ सकते हैं। जो 900 शेयर करीब तेज़ी वाले हैं ना, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप ऐसे हैं जहाँ पर रिकवरी लोअर लेवल से बहुत अच्छी आई है। और अगर आप इंडेक्स भी देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है, और आज का जहां लो है वहां से बढ़िया से रिकवर करके ऊपर आया है। 57,649 आज का लो है, और अब 58,500 के आसपास ये कारोबार करता हुआ आपको इंडेक्स दिखेगा। तो शुरुआती झटके के बाद रिकवर किया, फिर स्थिर हम चाल देख रहे हैं। लेकिन क्या 2024 के बाद 2025 में मिड कैप में स्मॉल कैप शेयरों में तेजी जारी रहेगी? अगर हाँ, तो वो कौन से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए? ब्रोकरेजेस की व्यू क्या है, वो कहां पर बुलिश है? ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव, बताइए, मिड कैप स्मॉल कैप मदद कीजिए, कहां पर बाइंग करनी है? जी हाँ, तो जैसे आपने सही कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं पे जो आउट परफॉर्मेंस है आज के दिन में ही नहीं, इस पूरे साल में हमने देखा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें 2023 की, तो उस टाइम पे भी हमने देखा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली जो थी वो कंटिन्यू रही थी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल सेगमेंट की भी, तो सबसे पहले देखते हैं कि एनएससी मिड कैप का सेगमेंट का रिपोर्ट कैसे रहा है। लगभग 24% प्रीमियम पे ये जो मिड कैप इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है अभी, अगर हम 5 साल के एवरेज के साथ कंपेयर करें तो। और इसी के साथ अगर हम बात करें निफ्टी 50, जो कि एक लार्ज कैप को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो लगभग सिर्फ 6% के प्रीमियम पे चल रहा है। तो इसके ऊपर जो ब्रोकरेजेस है वहाँ पे भी अभी एक बुलिश व्यू जो है थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। जेफरीज ने एक अच्छा नोट लिखा है इसके ऊपर। तो जेफरीज का मानना यह है कि आगे जाके भी मिड कैप के अगर हम ईपीएस की बात करें तो उनका मानना यह है कि 20% की केगर ग्रोथ के साथ ये जो ईपीएस है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जबकि निफ्टी में ये जो केगर ग्रोथ रहेगा वो लगभग 12% का रहेगा। अभी हुआ ऐसे है कि ये जो आउट परफॉर्मेंस हमने कंटिन्यूसली देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, इसकी वजह
वजह से कहीं पे इन्वेस्टर्स का भी ऐसा व्यू है कि ईपीएस में भी वैसे ही एक बूस्टेड ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए अभी जेफरीज का मानना ये है कि कहीं पे बॉटम अप अप्रोच जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए। उनका मानना यह है कि कहीं पे सेक्टर से ज़्यादा स्टॉक्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और इसी के चलते उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स दिए हैं जहाँ पे हम अपना जो फोकस है वो रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे हमें ईपीएस में केगर ग्रोथ जो है वो 35% से भी ज़्यादा दिख सकता है। और इसमें आते हैं एम्बर, नायका जैसे एक न्यू एज कंपनी है नायका। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे कंपनी जैसे एंटेरो, भारतीय हेक्साकॉम, वहाँ पे जेफरीज का मानना है कि ईपीएस ग्रोथ जो है वो वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ऐसे भी स्टॉक्स हाईलाइट किए हैं जहाँ पे हमें कहीं पे आरओई एक्सपांशन जो है वो 500 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और उसमें ऐसे कुछ प्लेयर आते हैं जैसे कोलगेट हो गया, जुबिलेंट फूड्स हो गया, वोल्टास हो गया। इन प्लेयर्स से हमें पहले भी देखा था कि कुछ अच्छे रिटर्न्स दिए थे और आगे जाके भी जेफरीज का मानना ये है कि रिटर्न्स जो है आरओई जो एक्सपेंशन ऐसे ही बनती रहेगी। आखिर में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से जेफरीज का मानना यह है कि कहीं पे ये जो स्टॉक्स है वो अभी भी एक अंडर वैल्यूड लेवल पे है और आगे जाके वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और उसमें आता है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, न्यूजेन, एचईजी, केईआई, इवन आईडीएफसी बैंक की भी बात करें तो वहाँ पे जेफरीज का मानना यह है। और आखिर में बंधन बैंक को भी लेके जेफरीज का मानना यह है कि वैल्यूएशन के हिसाब से और भी अपसाइड जो है आगे जाके देखने को मिल सकता है। तो हालांकि अगर हम बात करें वो आउट परफॉर्मेंस की तो 2023 एंड 2024 में हमने ऑलरेडी देखा है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप से मिला था। 2025 में ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये आउट परफॉर्मेंस ऐसे ही चलते रहेगा या नहीं। बट फिलहाल के लिए जेफरीज की तरफ से एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो ये जेफरीज ने स्टॉक्स आपके लिए छांट के दिए हैं। आपके सामने लाने का मकसद ये था कि आपको ना मिड कैप में कहाँ पर वैल्यू बाइंग हो सकती है वो आपको पता चल जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये स्टॉक थोड़े थोड़े आकर्षक हो चले। अच्छे नाम हैं उसमें, आप देखिए अंबर है, कोलगेट उसमें है, आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिखेगा, वोल्टास है, डिलीवरी, निपॉन एएमसी, जुबिलेंट फूड, बढ़िया स्टॉक्स हैं। कुणाल जी काम कीजिए, ये जितने स्टॉक्स अभी सामने बताए हैं अभी गौरव ने, एक बार ज़रा आप देखिए, इसको रखिए, क्योंकि ब्रेक एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे अगर किसी को ट्रेड करना हो इसमें से तो आकर्षक मौके कहां पर दिख रहे हैं आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। का फिर से स्वागत है। आज है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और शुरुआती झटके के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है और पिछले आधे घंटे में लेवल्स में ऐसा लग रहा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना तो गेनर लूजर में कोई चेंजेस हैं, ना तो निफ्टी बैंक के लेवल में। निफ्टी बैंक वही 600 अंक नीचे है और निफ्टी की बात करें तो 250 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर है। 1% से ज़्यादा दोनों के दोनों इंडेक्स कमज़ोर है। मिड कैप स्मॉल कैप में लोअर लेवल से रिकवरी है और वहां पर चर्निंग भी हो रही है। ब्रेक से पहले मिड कैप स्मॉल कैप की ही बात कर रहे थे, जेफरीज के हम 2025 के लिए पिक की बात कर रहे थे, बट वो निवेश के लिए था। कुछ शेयर कुणाल जी मैंने छांट के उसमें से रखे हैं, आप जरा बताइए कि कहां पर ट्रेड के बेहतर अवसर बन सकते हैं। कोफोर्ज, वोल्टास, भारतीय हेक्सा, केईआई इंडस्ट्रीज और इसके अलावा नायका, आपको क्या लग रहा है इसमें से अगर ट्रेड के लिए चुनना हो कोई शेयर आपको बढ़िया लग रहा है इसमें से? आई थिंक मैं चूज करूंगा यहाँ पे करंट लेवल्स पे भारतीय हेक्सा। आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। स्टॉक एक हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स का फॉर्मेशन बना रहा है। एक रेजिस्टेंस था स्टॉक को 1560 के आसपास, वो भी उसने कल के ट्रेडिंग सेशन में सरपास किया था वॉल्यूम्स के साथ। एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम एक फ्लैट कारोबार देख रहे हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1620 से लेके 1680 तक के लेवल्स आ सकते हैं भारतीय एग्जाम है। तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी। सपोर्ट जो है डाउन साइड पे वो है 1450 का, तो जब तक 1450 नहीं तोड़ता है तब तक व्यू बुलिश रहेगा। भारतीय हेक्सा बेहतर लग रहा है कुणाल जी को। एक स्पेस जिस पर विवेक आपकी राय जानना चाहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि देखिए नए साल के बेहद करीब खड़े हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं और लोग वेकेशन प्लान करते हैं अपने। टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उसमें आप होटल, एविएशन को भी जोड़ लीजिए। अच्छा, एक स्टॉक जिसको मैं वॉच कर रहा था वो है जीएमआर एयरपोर्ट का। आज लगातार छठे सत्र में हम गिरावट देख रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट के साथ साथ। इस जरा स्पेस पर व्यू दीजिए कि क्या बाइंग करने के लिए सही वक्त है? आपको ये स्पेस अच्छा लग रहा है क्या? अभिषेक, मुझे लगा आप लिकर स्पेस की बात करोगे, क्योंकि मेरे मतलब सिस्टम पे वो सारा का सारा खुला हुआ था जब आपने बोला कि ईयर एंड आ रहा है।
मुझे लगा बाई चांस हो सकता है कि ये टेलीपैथी हो जाए और उसी के बारे में आप सवाल पूछने वाले हो। एनीवे, देखिए ट्रैवल मुझे लगता है कि एक ऐसा सेक्टर है जो यहाँ से बहुत अच्छा करेगा आगे चल के भी। और इसमें आप अगर स्टॉक्स लाइक, देखिए अगर ट्रैवल आप अगर लेते हो तो दो तीन कंपनी ही दिमाग में सबसे पहले आती है। एक तो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो जो इंडिगो है। आज इनफैक्ट स्पाइस जेट भी काफी रिकवरी दिखा रहा है। तो जो डेयर डेविल्स है या फिर ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो लोग इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, क्योंकि लगातार ये डेट और कर्जा पे कर रही है। इससे अभी तक फंडामेंटल सारे के सारे चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि जब तक इनका टाइमिंग, फ्लाइट का उड़ने का, लैंडिंग का, ये सारा का सारा, आज भी आप अगर जैसे मैं चेन्नई एयरपोर्ट जाते रहता हूँ देखता हूँ तो सब ऑन टाइम अराइव ऐसे रहेगा, इसका डिले रहता है आज भी। तो मुझे लगता है कि एक इम्प्रूवमेंट उधर भी जारी है। और होटल स्पेस में आप अगर देखो तो ताज जीवीके है या फिर इंडियन होटल्स है, ऐसी कंपनीज आपको और भी अच्छी करती हुई दिखेगी। जीएमआर एयरपोर्ट्स या फिर एयरपोर्ट रिलेटेड कंपनीज में थोड़ा सा फिर भी अवॉइड करना चाहूंगा फिलहाल। एक तो वैल्यूएशंस ज्यादा है, डेट लेवल्स भी अभी भी ज्यादा है। और अगर ट्रैवल ज्यादा होता है तो ठीक है, इनडायरेक्ट फायदा मिलने वाला है, लेकिन मेजर फायदा आपको होटल्स और एविएशन इंडस्ट्रीज को ही मिलेगा। तो आप वहां पे ज्यादा फोकस रखो, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज जो एयरपोर्ट्स की है वो मैं अवॉइड करूँ। ओके, तो चलिए राय इस वक्त इंफ्रा स्पेस इन पर्टिकुलर। लेकिन विवेक जी, अब आपके टर्मिनल पर अगर आपने ये लिकर स्पेस देख ही लिया है तो फिर आपसे इस पर राय भी जान ही लेते हैं। ईयर एंड तो ऑफकोर्स आ ही रहा है। गुड आफ्टरनून। और इनफैक्ट अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस ही नहीं, यूबीएल, यूएसएल, एक बार चार्ट्स पुल अप जरूर कर लेते हैं। यूनाइटेड ब्रूवरीज में हम देख रहे हैं हल्की फुल्की सी खरीदारी और गेंस फ्रिजल आउट होते हुए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो बिकवाली का दबाव है। लेकिन आप फिर अब बता ही रहे हैं तो फिर ये वेकेशन लीजर वाले स्टॉक्स पर भी बातचीत कीजिए। इंडियन होटल्स क्या काफी चल गया है या यहाँ से भी और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते बनती है, या फिर महंगा हो गया अब? देखिए इंडियन होटल्स डेफिनेटली कंपैरेटिवली महंगा है, लेकिन क्या है कि होटल स्पेस में ये सबसे दिग्गज कंपनीज है, तो आज के दिन भी आपको ये चलती हुई दिखेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इसका छोटा वाला भाई समझो इसको या बहन समझो, वो है एक कंपनी ताज जीवी के, उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वो भी काफी चला है नीचे से, लेकिन फिर भी प्रीवियस हाइस के ऊपर नहीं गया है। ऐसे डिस्क्लोजर ये काफी मेरे क्लाइंट्स के पास होगा, तो आप वो आप ले लीजिए कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। और जहां तक लिकर स्पेस का सवाल है, देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज, आपको अगर लॉन्ग टर्म प्ले करना है तो ये दो ही कंपनी है। और शॉर्ट टर्म में अगर आपको छोटी मोटी कंपनीज पे भी बेट लगाना हो तो देखिए इंटरेस्टिंग कंपनीज है। जैसे मैं एक कंपनी अभी एनालाइज कर रहा था, एसोसिएटेड अल्कोहल्स, ASALCBR इसका कोड है। ये करीबन 1110 चल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा कर सकती है कंपनी। इसका अगर पोर्टफोलियो भी आप अगर देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है इसका, और वैल्यूएशन वाइज भी बहुत महंगा नहीं है। तो छोटी मोटी कंपनीज भी अवेलेबल, और लिकर स्पेस एक ऐसा है जो मुझे लगता है कि एक कंजम्पशन स्टोरी, और मैं कंजम्पशन पे काफी बुलिश हूँ। तो आप लिकर कंज्यूम करो या नहीं करो, लेकिन इसके शेयर्स तो आप जरूर लेके रखना चाहिए। वेल सेड विवेक जी। लेकिन चलिए विदाउट मच फर्दर अडू ध्वनि पटेल के पास चलते हैं, उनसे ऑप्शन की दमदार रणनीति जानते हैं। चलिए ध्वनि से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नजर आएंगे और एक फ्लैट कामकाज देखने को मिल रहा है बेंचमार्क्स में। मिड कैप की अगर बात करें, बीएससी लिमिटेड के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। एक्सचेंज एंसिलरीज अच्छा कर रहे हैं और आज कमजोर बाजार में भी बीएससी लिमिटेड का स्टॉक करीब 3% की मजबूती के साथ आउट परफॉर्म करता हुआ। आपके साथ अक्षय जानना चाहेंगे 5783 के लेवल्स पर कहाँ ये शेयर धीरे धीरे स्लो एंड इवेंचुअल चाल पकड़ रहा था, एंड विद इन लाइक लास्ट 2 मंथ से हमने देखा जबरदस्त मजबूती है। ओके, ध्वनि इज बैक विद अस। ध्वनि, बीएससी लिमिटेड पर एक तो हम जिक्र कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, करीब 3% की मजबूती, वहां पर एक राय क्विकली वहां पर दीजिएगा, उसके साथ साथ अपनी ऑप्शन की रणनीति भी बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मानसी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन का जो ट्रेड है वो है रियलिटी सेक्टर के अंदर
मंगलवार को जब हम आपके साथ जुड़े थे तो सोमवार की क्लोजिंग में हमने मेंशन करा था कि रियलिटीज में अब यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, और आज के सेशन में भी अगर आप देखें तो इट इज़ वन ऑफ द लूजिंग सेक्टर्स ओवरऑल। यहाँ पे ओबरॉय रियलिटी में और गिरावट जो है वो यहाँ से गहराती हुई देखने को मिल सकती है। तो 2280 का पुट ऑप्शन जो है उसको खरीद के चलने की सलाह रहेगी। आपको खरीदना है इसको 30 रुपए के भाव के ऊपर, अभी करीब 27 से 28 रुपए का इसका भाव चल रहा है, तो 30 रुपए के ऊपर आप इसको खरीदे। टारगेट 50 का और स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपको 22 का लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा 7000 और नुकसान यहाँ पे 2800 तक का हो सकता है। कॉल ओबरॉय रियल्टी पर यहाँ पर उनकी रणनीति 2280 की पुट खरीदने की राय। यहाँ पर रियल एस्टेट पैक में आज हम देख रहे हैं कमजोरी हावी होती हुई। ध्वनि शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। मैक्स टू मैक्स मुनाफा 7000 का और नीचे की तरफ 2800 का नुकसान। अगर कॉल रिवर्स होती है तो फिर नजर आएगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके टीवी स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेड्स रिस्की हो सकते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से बात करें और उसी के बाद एफएनओ में उतरें। लेकिन कुणाल है हमारे साथ। कुणाल, आपसे ही आपकी राय जानना चाहेंगे बीएसई लिमिटेड पर। इसका जिक्र भी हम कर रहे थे और मजबूती के साथ इस स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। एक्सचेंज एंसिलरीज में आई थिंक एक बीएसई लिमिटेड ही है जो कि आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ओवरऑल अगर चार्ट सेटअप देखोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट ही है स्टॉक में। और स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिखाया है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप ट्रेड ले सकते हो। करंट लेवल्स पे 5650 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और हायर एंड पे स्टॉक 5860 5900 के लेवल तक जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा बीएससी पर। नजरिया पॉजिटिव बीएसई पर, लेकिन इस बीच अमरदेव सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नजरिया कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर जानना चाहूंगी। कमिंस इंडिया और एबीबी दोनों ही स्टॉक्स में करीब 3 से 4% की गिरावट, अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स में गिरावट है, लेकिन इन दोनों कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। अमर, क्या राय होगी इन दोनों ही कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर? देखिए, ओवरऑल कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। मैं क्यूमिंस इंडिया की पहली बात करता हूं तो क्यूमिंस इंडिया में फिलहाल तो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो स्टॉक है, यदि मैं इसे थोड़ा सा इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में देखता हूं तो टुवर्ड्स 3200 और 3300 का एक काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन इस स्टॉक का है। यदि वो लेवल टूटता है देन वी कुड सी सम शार्प करेक्शन इन द स्टॉक। बिकॉज यदि मैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखता हूं तो यही लेवल्स हैं जो काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। और यदि मैं अक्टूबर मंथ में भी देखूं तो अक्टूबर मंथ का भी जो लो था वो 3311 का था। उसके बाद का जो लो है वो 3244 का था। तो 32 से 3300 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी दिस कैन बी, आई वुडंट से इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो बहुत नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, इट इज गुड फ्रॉम अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। यदि 3200 नहीं ब्रेक करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक। बट ये 3200 से आप ये मान के चलिए 36 3700 के बीच में ही ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ वो दिख रहा है। अब दूसरा स्टॉक जो आपने पूछा एबीबी, तो एबीबी में यदि देखूं तो एबीबी में भी एक सिमिलर पैटर्न ही बना हुआ है मोर और लेस। वहां भी जैसा आपने सही कहा, इन दोनों कंपनीज में एक सेलिंग प्रेशर ही फिलहाल देखने को मिल रही है। तो मैं ये मानता हूं कि एबीबी में अभी फिलहाल निवेश नहीं करना चाहिए। इसमें फर्दर करेक्शन आ सकती है टुवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, दैट इज समवेयर अराउंड द 7100 लेवल। तो आई वुड से कि अवॉइड राइट नाउ। अवॉइड की सलाह एबीबी पर। इसके अलावा कई सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स पर हमने चर्चा की। निफ्टी की बात करें तो 250 अंकों की गिरावट के साथ 23,950 के पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी 250 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 550 अंक नीचे रेंज में ही कारोबार हो रहा है। हालांकि चौथे सत्र में लगातार आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन राहत की चीज़ ये है कि लोअर लेवल से बाजार ने थोड़ी रिकवरी की कोशिश की है और उसके बाद
स्थिर चाल हमने देखी है, कोई ज़्यादा फर्दर डैमेज शुरुआत के बाद आज हुआ नहीं है बाजार में। लेकिन खबरों के दम पर कहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है ये समझ लेते हैं। मार्केट एट 3 के साथ हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं। गौरव बताइए क्या एक्शन है बाजार में आज? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्पाइस जेट के साथ। यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है, कंपनी ने जेनेसिस के साथ जो 16 मिलियन के ड्यूज थे वो क्लियर कर दिए हैं। अभी इसी के चलते हुए जेनेसिस जो है वो $4 मिलियन के शेयर्स खरीदेगा स्पाइस जेट में, जिसकी वैल्यू जो है 100 रुपीज़ पर शेयर रहने वाली है। और इसी के साथ साथ स्पाइस जेट जो है वो $6 मिलियन पे करेगा जेनेसिस को। और इसी के चलते हुए देखा हमने कि एक अच्छा स्पाइक जो है स्पाइस जेट में देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं स्विगी पे, जबकि हमने देखा कि ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। इसी साल में लिस्टिंग के बाद ही कंपनी ने 35% से भी ज़्यादा गेंस दिए हैं। और कंटिन्यूसली हमने देखा है कि कहीं पे ब्रोकरेज की तरफ से अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। अभी भी JP मॉर्गन ने इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ, और टारगेट प्राइस है 730 रुपये का, क्योंकि उनका मानना ये है कि कहीं पे जो वैल्यूएशन गैप है जोमेटो के साथ स्विगी का, उसके चलते हुए कहीं पे आगे अपसाइड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं जाइडस लाइफ की। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था। यहाँ पे कंपनी को US FDA की तरफ से जो न्यू ड्रग था उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। अगर हम बात करें इस न्यू ड्रग का, तो उसका मार्केट जो है एड्रेसेबल मार्केट पिछले साल में लगभग $22 मिलियन का रहा है US में। इसके अलावा बात करते हैं टाटा मोटर्स की। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो कंपनी के लिए आ रहा है। BMTC की तरफ से 148 बसेस के लिए एक नया ऑर्डर मिला है टाटा मोटर्स को, और इसी के चलते टाटा मोटर्स पे एक अच्छा फोकस जो है आज के दिन में बना हुआ देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं कुछ शुगर स्टॉक्स की, जैसे हो गए बलरामपुर चीनी। यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो इन स्टॉक्स के लिए आ रहा है। FY24 और FY25 में कहीं पे इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर 850 करोड़ लीटर जो है इतना पहुँचेगा, ऐसे ISMA का कहना है। और इसके चलते हुए उनका ये भी मानना है कि 18% से भी ज़्यादा ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो हासिल करने में मदद मिल सकती है आगे जाके। और इसी के चलते हुए शुगर स्टॉक्स पे भी आज काफ़ी अच्छा फोकस जो है वो बना रहा। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन और एक्शन दोनों देखना मिला। आगे भी जाके इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। जहां पर आज के सत्र में एक्शन दिखा है। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। याद रखें, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी सभी रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी थी, लेकिन उसके बाद बाजार में गिरावट, जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स में आज भी गिरावट है। लेकिन दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओबेरॉय रियल्टी। आज दोनों ही स्टॉक्स 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ओबेरॉय रियल्टी के अगर 5 दिनों का मूव देखें तो अभी भी 7.5% की तेजी पिछले 5 दिनों में दिखी है। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी आपकी दोनों ही स्टॉक्स पर, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओबेरॉय रियल्टी? स्पेस मुझे काफी अच्छा ही लग रहा है। नहीं लग रहा है कि ज्यादा डाउनसाइड होगी करंट लेवल से भी। सो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव व्यू है एक गोदरेज प्रॉपर्टीज पे। हमें लग रहा है यहाँ पे अभी भी अपसाइड बाकी है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी बताई है लोअर लेवल से। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 3150 और 3300। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज करंट लेवल से भी बाय रहेगा मेरे लिए। और दूसरा स्टॉक है प्रेस्टीज। आई थिंक प्रेस्टीज में भी काफी अच्छी खासी रिकवरी हुई है लोअर लेवल से। स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट रहा है, बट ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। यहाँ पे कंडीशनल बाय रहेगा मेरा। अगर स्टॉक हाई लेवल्स पे 1897 का लेवल्स सरपास करता है तो एक फ्रेश ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना रहेगा डाउनसाइड पे 1850 का, और हाई लेवल्स पे हम 1960 से लेके 2000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर इस बीच IT सेक्टर पर हमने विस्तार में चर्चा की थी, एक्सेंचर के नतीजे आएंगे। लेकिन IT सेक्टर से एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, LTI माइंट्री। 5.5% की गिरावट के साथ निफ्टी IT इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। अक्षय, एक्सेंचर के नतीजों के पहले अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो आज उनको कैसे पोजीशंस लेने चाहिए? अक्षय, ये सवाल आपके लिए था। ठीक है, अक्षय हमारे साथ नहीं है, लेकिन अमर, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? तो देखिए, LTI माइंट्री में एक अच्छी रैली तो हुई थी पिछले हफ्ते तक, और उसके बाद यदि इस हफ्ते देखें तो ऑलमोस्ट 7.5% की गिरावट हुई है। और स्टॉक जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, इसने लोअर लेवल्स को ब्रीच किया है। तो यदि मैं टेक्निकली देखूं तो समवेयर अराउंड 6100 और 6200 जो करंट लेवल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं फॉर LTI माइंट्री। तो जिनके पास जिनके लॉन्ग पोजीशंस हैं, आई वोंट से कि दे शुड एग्जिट राइट नाउ, बिकॉज ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। हाँ, यदि ये 6000 के नीचे ट्रेड करने लगता है देन दे कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न, अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक।
Our volume significantly ज़्यादा है compared to the average volume that was expected. But more or less ये ज़रूर है कि it seems to have formed a short-term top. तो एक टॉप तो जरूर बन चुका है जो इजीली नहीं ब्रीच होगा, जो 67-6800 का एक रेंज टॉप में अपसाइड में है और डाउन साइड में 6000 से 6100 का इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट जोन है। ठीक है, एलटीएम एंट्री को लेकर ये व्यू। अच्छा अमरदेव जी, होता क्या है ना कि जब बड़े स्टॉक्स, बढ़िया स्टॉक्स जब चल रहे होते हैं और लोग थोड़ी सी मिस्ड आउट वाली जो फीलिंग होती है, तो सलाह उनको ये दी जाती है कि नहीं, थोड़ा सा करेक्शन पर लीजिए, गिरावट पर लीजिए, अकोमुलेट कीजिए। एचडीएफसी बैंक 1880 वाला शेयर 1780 के आसपास आ गया आज के दिन में। आईसीआईसीआई बैंक 1300 रुपये के नीचे आ गया। क्या इनको खरीदना चाहिए? क्योंकि देखिए मौके तो तभी मिलेंगे जब कोई बुरी खबर आएगी। एकदम सही कहा कि देखिए मार्केट्स और स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा आई वुड से एरिया है जहां जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग जो है वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं खरीदने के लिए, और जहां वो प्राइसेस करेक्ट होते हैं वो उनकी एक्साइटमेंट है वो कम होती जाती है। बट एक्चुअली यदि इसका रिवर्स करना चाहिए, बट देन यू हैव टू स्टिक टू क्वालिटी नेम्स एंड फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। जैसे आपने एचडीएफसी बैंक की बात कही, एचडीएफसी बैंक सही है कि पिछले काफी सालों में द बैंक हैज रियली नॉट परफॉर्म पोस्ट इट्स मर्जर विद एचडीएफसी। तो कहीं ना कहीं अब ये एक जरूर मतलब इन्वेस्टर्स में भी एक परसेप्शन और एक व्यू बन रहा है बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज और द एक्शंस ऑफ एचडीएफसी बैंक कि आने वाले समय जो है मतलब फ्यू इयर्स इज गोइंग टू बी गुड फॉर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जब भी ये करेक्ट हो, इसमें आप स्टॉक एसआईपी की तरह जो भी निवेशक हैं वो करना चाहे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कर सकते हैं। हाँ, जहां वो टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने ऑल टाइम हाई से एचडीएफसी बैंक यदि हम लोग इस वीक देखें, क्योंकि इसमें एक अच्छी करेक्शन हम लोगों ने देखी है, ऑलमोस्ट 4% से 5% की करेक्शन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई से हम लोगों ने देखा है। तो एक ये जरूर, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या लेवल्स हैं एचडीएफसी बैंक के, तो पहले क्या लेवल था एचडीएफसी बैंक का 1350 एंड 1600। अब क्या हो गया, अब 1600 नाउ बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड अपसाइड में 1850 या 1900 विल बी द इमीडिएट जोन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी एचडीएफसी बैंक हो या फॉर दैट मैटर टाटा मोटर्स हो या भारतीय एयरटेल हो, ये सब ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, बट गो इन अ स्टॉक एसआईपी मोड, देन दैट्स अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके लिए राय बड़े स्टॉक्स पर। लेकिन बाजार की गिरावट या फिर हाल फिलहाल की अंडर परफॉर्मेंस के पीछे एक विलेन और है, और वह विलेन है डॉलर। डॉलर इंडेक्स 2 साल के ऊपरी स्तर पर है, और रुपए की अगर हम भाव की बात करें तो उसकी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रहा है। 85 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर भाव हो गया आज। तो इस कमजोरी की वजह क्या है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं, जो कमोडिटीज़ को, करेंसी को आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन, ये तो पता है कि नहीं डॉलर की कह रहे हैं कि आउटफ्लो हो रहा है भारतीय बाजारों से, उसके चलते रुपया वीक हो रहा है, और क्या क्या रीजंस हैं रुपए की कमजोरी के पीछे? है कि जिस तरह से डॉलर में मजबूती दिखी है, 2 साल की ऊंचाई पे डॉलर इंडेक्स है, और फेड का जो आउटलुक है 2025 को लेकर, और उससे सिर्फ डॉलर के मुकाबले सिर्फ रुपया ही नहीं, एशिया की बाकी करेंसी वो रुपए के डॉलर के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर होती दिख रही है। लेकिन रुपए को संभालने के लिए दिसंबर में हम लगातार देख रहे हैं कि स्पॉट मार्केट के जरिए आरबीआई इंटरवीन कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था कि रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिले। लेकिन स्पॉट मार्केट में होता क्या है कि अगर आप डॉलर आके यहाँ पे सेल करते हैं तो रुपए की लिक्विडिटी आप यहाँ पर सक करते हैं। ऑलरेडी रुपए की लिक्विडिटी कम है, बैंकिंग सिस्टम में भी कम है, और दूसरी तरफ इंपोर्टर्स की तरफ से लगातार डॉलर की डिमांड है। तो इस बार जो इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है आरबीआई की तरफ से, वो फॉरवर्ड मार्केट के जरिए हो रहा है, जहां पर वो डॉलर सेल तो कर रहे हैं लेकिन आगे के फॉरवर्ड मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए में हो रहा है। और वो जो ऑपरेशन हो रहा है वो 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास का हुआ है। वो काफ़ी दिनों के बाद आरबीआई इस तरह से काम कर रही है ताकि जो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी कम ना हो, कि फॉरवर्ड रेट पे, फॉरवर्ड डेट पे आपको कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको डिलीवर करना है। तो ये एक अच्छा काम आरबीआई की तरफ से किया जा रहा है ताकि रुपए को संभालने की कोशिश हो। लेकिन उसके बाद भी हालांकि अब तक उस तरह की मजबूती नहीं दिखी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ रुपए में रिकवरी लौटेगी। लेकिन जिस तरह से डॉलर ही इतना ज़्यादा स्ट्रेंथिंग दिखा रहा है, उसकी
की वजह से भी रुपए पर और बाकी करेंसी पर दबाव मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ राहत मिलेगी और रुपए में थोड़ी रिकवरी की संभावना है। और दूसरी तरफ घरेलू इक्विटी मार्केट में जिस तरह से बिकवाली चल रही है, एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि आगे कुछ राहत मिलेगी। आईपीओज में जिस तरह से एफआईआईज की कुछ खरीदारी दिख रही है, उस सब का भी फायदा आगे आपको देखने को मिलेगा। विशु मोहन, बहुत शुक्रिया आपका। इनफैक्ट एक करेंसी चेक और इस वक्त जो रुपए में रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कामकाज देखने को मिल रहा है, उस पर ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। आज सुबह जब रुपया खुला 9 पैसे के यहाँ पर कमजोरी के साथ खुलता हुआ देखने को मिला। पहली दफा ऐसा हुआ कि डॉलर के मुकाबले 85 के पार ये निकलता हुआ देखने को मिला। 85 रुपए और 7 पैसे के पार। यूएस फेड के 2025 के लिए दरों पर जो आउटलुक है, उसके सेंटिमेंट्स से डॉलर में मजबूती और उसका एक इम्पैक्ट रुपए में गिरावट की बड़ी वजह इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या हैं, ये क्विकली जान लेते हैं। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून। बताएं आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक कोई बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड? तो इसमें जो है वो एक लेमन ट्री पे जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बिकॉज लेमन ट्री जो है वो लगातार ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी इट इज अप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द चार्ट्स टेक्निकली यदि मैं देखूं, और इस वीक भी ये करीब 7% अप है। तो लेमन ट्री पे करंट लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है, और इसमें जो है वो टारगेट मतलब मैं ये बोलूंगा कि कुछ दिनों के लिए टारगेट लेके चल सकते हैं, कुछ वीक्स के लिए। टारगेट इज 183 एंड अ स्टॉप लॉस इज 137। तो ये स्टॉक देख सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो इप्का लेबोरेटरीज है। तो इप्का लेबोरेटरीज में हम क्या देख रहे हैं कि फिलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में है, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसे हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। आज की मूवमेंट काफी अच्छी इसमें रही, ऑलमोस्ट द स्टॉक इज अप बाय 5%। तो ये 1570 एक जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट 1570 1580 एक इम्पोर्टेंट जोन ऑफ रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये 1600 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 1700 1710 की देखी जा सकती है। तो उस केस में इसमें बाइंग की जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस बिलो 1500 लेवल। लेबोरेटरीज, लेमन ट्री होटल्स, दो स्पेसेस जिस पर नजर है इस वक्त। नजर फ्यूचर्स पर भी होनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में मजबूती है, लेकिन यूरोपीय बाजार फेड आउटलुक जो उसका इम्पैक्ट कैक डैक्स फुटसी पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला है, और वहां पर भी बिकवाली का दबाव और यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत कमजोरी के साथ। कुणाल, आपकी नजर कहाँ है टुवर्ड्स क्लोजिंग? आई थिंक टुवर्ड्स क्लोजिंग मेरी नजर है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी पे, वहां से मेरा बीटीएसटी पिक रहेगा मुथूट फाइनेंस। स्टॉक एक अच्छे अपट्रेंड में चल रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में वीक मार्केट्स में या साइडवेज मार्केट में हम देख रहे हैं स्टॉक अपने पिछले 5 दिन के कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। सो क्लियर कट ट्रेंड दिखाई दे रही है। तो मुथूट फाइनेंस पे बाय की सलाह रहेगी करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड पे जो रखने का रहेगा वो है 2115 का, और हायर एंड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 2165 और 2190 के। ये गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स भी हैं जिस पर एक नजर होनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस में करीब 1% का इजाफा। लेकिन आज का विलेन इनफैक्ट कह सकते हैं, ये आज बाजार का मूड खराब करने का काम यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस ने किया। उसके ठीक बाद बाजार में कमजोरी के साथ शुरुआत तो होती दिखी, लेकिन दिन भर में फार्मा स्पेस ने बाजार को संभाला। उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में हमने गिरावट ही देखी, चाहे फिर वो आईटी स्पेस हो या ऑटोमोबाइल हो, कंजम्पशन स्पेस हो, या फिर कोई सीमेंट प्लेयर हो या रियल एस्टेट पैक हो। बिकवाली ही देखने को मिली, बाजार को सपोर्ट ज्यादा मिले नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखें आपने बाजार में, लेकिन इंडेक्स को अगर देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स जो हैं वहां गिरावट और फ्लैट कामकाज। रिकवरी के अटेम्प्ट जरूर किए, लेकिन बिकवाली का दबाव जो है वो ज्यादा हावी होता रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखेंगे तो इस वक्त डिक्लाइंस का पलड़ा भारी एडवांसेस के मुकाबले, और आज दिन भर इसी तरह के सिनेरियो एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में नजर आए तो क्लियरली बाजार का मूड माहौल जो है वो टुवर्ड्स बेरिश सेंटिमेंट्स ही जाता हुआ। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, हीरो मोटर कॉर्प जैसे कुछ तमाम काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार में मोमेंटम प्लेयर का काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी स्टॉक्स पर नजर रहनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सिप्ला, सन फार्मा, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मजबूती के साइंस। अपोलो हॉस्पिटल में भी तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड मेटल स्पेस में बिकवाली का दबाव आज के सत्र में भी जारी रहा। रुपये का डाउनफॉल भी, और उस पर भी खास तौर से हमने आपको रिसर्च कर बताया कि डाउनफॉल के पीछे की वजह क्या है। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर तेल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, चेन्नई पेट्रो, एचपीसीएल,
HFCL, BPCL, IOCL, ये सारे स्टॉक्स में आज हमने देखा मोमेंटम बिल्ट कामकाज देखने को मिला। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में बिकवाली का दबाव, चाहे फिर वो ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे मेजर प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझौली बैंक हो। फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में भी लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। नास्डैक में कमजोरी रही, जिसके चलते IT ने भी आज बाजार को नहीं संभाला। LTI माइंडट्री 5% लुढ़का, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फासिस में भी हमने करीब 2% की गिरावट देखी। एक्सचेंज एंसलरी में BSE लिमिटेड आज भी फोकस में रहा, वहां मजबूती के साथ ही क्लोजिंग इस वक्त भी देखने को मिल रही है। बाजार की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 23,961 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की बिकवाली के साथ निफ्टी इस वक्त वीकली एक्सपायरी के दिन क्लोज होता हुआ। गनीमत है कि 23,900 के लेवल्स, 23,950 के लेवल्स को भी इंटैक्ट रखा है इस वक्त। बैंक निफ्टी 51,610 के लेवल्स, 510 अंकों की बिकवाली यहाँ पर। सो क्लियरली 23,850 के स्तर तो नहीं देख रहे हम क्लोजिंग के वक्त, और 23,900 के भी नहीं, 23,950। तो चलिए सेंटिमेंट्स को इतना भी बुरा नहीं कहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक इस बाजार में भी रहने की कोशिश करेंगे। बिकवाली के साथ क्लोज जरूर हुए, लेकिन उम्मीद यही है कि कल जब बाजार खुलेंगे तस्वीर कुछ बेहतर नजर आएगी। अमरदेव जी, कुणाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। मुझे अभिषेक और साथ ही आशीषा को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।